कहाँ तक हमने डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है इसका डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन मैंने आपको करवाता तो मैं सब जा रहा हूँ, और मैं कई बार आपको चीजें बोलूंगा कि भाई आप अगर इनमें से कुछ भी छोटी भी चीजें अगर आप समझ लेते हो ना, एप्लीकेशन तो मैं बताऊंगा ही आपको, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इसकी डेरिवेशन में बहुत सारी चीजें छुपी होती है कि कहाँ से डिस्टेंसेस लेनी है ना। एच बार का मतलब क्या है, एच स्टार का मतलब क्या है, तो डेरिवेशन में ये पकड़ आपको मिलती है सब्जेक्ट की, है ना। बाकी तो अल्टीमेटली तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपना काम करेगा। लेकिन कभी भी किसी भी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन में यदि आप अटक जाते हो तो आपको ये बेसिक चीजें ही निकाल करके लाती है, वरना ये भी याद करना पड़ता है कि एच कैसे मेजर करना है, वर्टिकली लेना है, कहाँ से मेजर करना है ये भी याद रखना होता है, एरिया कौन सा लेना होता है ये याद रखना पड़ता है, डेंसिटी कौन सी वाली, क्योंकि हो सकता है कभी मटेरियल की डेंसिटी भी देते हैं और फ्लूइड की डेंसिटी भी दे दे, तो फिर आप लटक जाओगे, है ना। तो आपको डेरिवेशन यदि आपका किया हो तो आपको पता है कि भाई मैंने प्रेशर डायग्राम बनाया था, तो फ्लूइड ने जो प्रेशर लगाया था उसमें रो जी एच ऑब्वियसली फ्लूइड की डेंसिटी आती है ना। तो आप डेरिवेशन करके यदि रखते हो तो आप लोगों को हर एक चीज पर पकड़ रहती है। फॉर्मूला डिराइव हुआ एच स्टार, एच स्टार क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होता है? दिस इज द लोकेशन ऑफ द फोर्स, कि कहां फोर्स लगेगा, किस जगह पर लगेगा। और फोर्स हमेशा कैसे लगता है? जो प्रेशर के कारण फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया लगता है, एरिया के परपेंडिकुलर लगाया था मैंने फोर्स, है ना। तो इसकी लोकेशन कहां से, इस फोर्स की लोकेशन फ्री सरफेस से जो होती है उसको क्या कहते हैं? एच स्टार कहते हैं। ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना हो कैसे निकालोगे? रो जी ए एच बार, ये फॉर्मूला बन गया। ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एरिया ऑब्जेक्ट का एरिया होगा कि कितना एरिया ऑब्जेक्ट का है, एच बार इस एरिया का सीजी का डिस्टेंस होगा कहां से? फ्री सरफेस से। कैसे मेजर करेंगे? वर्टिकली मेजर करेंगे। बात आगे समझ में? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन लेते हैं। हेडिंग डाल दो आप, the horizontal plane surface submerged in the liquid, the horizontal plane surface। अगला डेरिवेशन लेते हैं, the horizontal plane surface submerged in the liquid, the horizontal plane surface submerged in the liquid, the horizontal plane surface submerged in the liquid। The horizontal plane surface submerged in the liquid, submerged in the liquid। देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास में ये फ्री सरफेस है और फ्री सरफेस पर हमने यहां पर बना दिया। ये फ्री सरफेस को दिखाने का तरीका होता है ना, कि यहां पर आपका इस जगह तक लिक्विड है, ये फ्री सरफेस को दिखाने का सिंबल है, ठीक है। ध्यान दो, अब हमारा सरफेस कैसा है? वो ऐसा है, दिस इज द सरफेस। अब ये सरफेस कैसा है? बेसिकली अगर आप देखें इसको तो ये इस तरीके से ओरिएंटेड है। अगर आप इसका टॉप व्यू लोगे तब एरिया की शेप नजर आएगी। ये जो एरिया है आपका रेक्टेंगल हो सकता है ना, ये एरिया आपका ट्रायंगल हो सकता है, ये एरिया किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन इस एरिया की खास बात क्या है? ये एरिया फ्री सरफेस से, जितने भी इस एरिया पर पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट फ्री सरफेस से सेम डिस्टेंस पर है। तो क्या फोर्स डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट चल रहा है पूरी सरफेस पर। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स लिखोगे और वो फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो वो क्या इस एरिया के सीजी पर लग जाएगा? इस एरिया का सीजी, अगर ये रेक्टेंगल है सीजी कहाँ होगा? बीचों बीच, आपको बीच में नजर आएगा। अगर ये ट्राइंगल होगा, मान लो ट्राइंगल का वर्टेक्स इधर है, तो यहां से 1/3 डिस्टेंस पर आपको नजर आ जाएगा। तो मैं बोल देता हूं लेट से कि ये एरिया का सीजी है, तो इस जगह पर फोर्स लग जाएगा। और फोर्स कितना होगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर इस हाइट को मैं एच कह दूं तो ये वाली जो हाइट है, जो कि यहाँ पर अगर ये सीजी वाली लोकेशन से हाइट देखेंगे तो क्या ये भी आपकी एच बार जो होगा वो एच के बराबर होगा क्या? देखो ध्यान देना, एच बार किसको कहते हैं? जो भी एरिया का सीजी होता है उसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से, उसको एच बार कहते हैं। तो सारी हाइट ही बराबर है हर जगह की, तो जो सीजी वाला पॉइंट है उसकी हाइट आपकी गिवन हाइट के बराबर होगा, यानी कि एच बार एच के बराबर होगा क्या? ठीक है, तो इस केस में आप बोल दोगे कि आपका जो एच बार है यानी कि जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्री सरफेस से, वो गिवन हाइट एच के बराबर है। और फोर्स कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे। एच को एच बार लिख सकते हैं क्या? तो क्या फॉर्मूला वही आ गया क्या जो वर्टिकल में आया था? रो जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच बार। पिछले केस में भी हमारा फॉर्मूला यही आया था जब हमने वर्टिकल का डेरिवेशन लिया था। इस केस में भी हमारा फॉर्मूला यही आ रहा है, रो जी एरिया इनटू एच बार। लिख लो जरा। और एच स्टार कहां लगेगा? ये जो फोर्स की लोकेशन है,
अगर आप फ्री सरफेस से इसको देखोगे तो वो कहां पर होगा, वो यही होगा। तो बेसिकली एच स्टार आपका कितना आ गया, एच स्टार आपका एच बार के बराबर आ गया। लिख लो जरा, लिख लेना एच स्टार एच बार और एच में क्या आप डेफिनेशंस लेकर के चल रहे हो। ये है गिवन डेप्थ है ना, ये गिवन डेप्थ है, सारे लोग इधर ध्यान दो, ये गिवन डेप्थ है। और एच बार क्या है, क्या बोलेंगे इसको, एच बार सीजी ऑफ द एरिया, उसकी डिस्टेंस कहां से, वाटर सरफेस से या लिक्विड सरफेस से। अगर और कोई लिक्विड होगा तो लिक्विड सरफेस बोल देंगे, है ना। और एच स्टार क्या है कि फोर्स कहां लगता है, उसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से। तो ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर है इस वाले केस के अंदर। गिवन हाइट के बराबर एच स्टार होगा, वही एच बार के बराबर भी होगा। ठीक है, लिख लो जरा। तो फॉर्मूला हमारा आ गया रो जी ए एच बार और एच स्टार आ गया एच बार। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में जो टोटल मिलाकर के प्लेनर में 3 केसेस थे, तो 3 केस में से 2 केस हमने डिराइव कर लिए हैं। तीसरे केस को मैं डायरेक्टली लिखूंगा, है ना। तीसरे केस का डेरिवेशन मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल वैसे ही होगा डेरिवेशन भी, लेकिन उनमें इंक्लाइन वगैरह फिर सिमिलर ट्रायंगल्स लगाओगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट की समझ आपकी डेवलप होती जा रही है, तो मैं रिजल्ट बना देता हूँ आपको सीधा। ठीक है, लिख लिया क्या सारा, लिखो फटाफट लिखो। ठीक है, देखो जो फोर्स होगा वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया से रो जी है। इस बार फॉर्मूला आपका वापस से सेम आ रहा है। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला केस कौन सा, प्लेनर के साथ में इंक्लाइन, है ना। तो तीसरे वाले केस का फॉर्मूला मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, सारे लोग देखो। तीसरे वाले पे भी अगर आप डेरिवेशंस करने जाओगे तो सिमिलर स्टेप्स यूज होती है। हम लोग डेरिवेशन अब इसका नहीं देख रहे हैं ना, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, सारे लोग ध्यान दो। मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और वो कैसे इंक्लाइंड है, वो यहाँ पर है। जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। इंक्लाइन का मतलब ये, इंक्लाइन का मतलब ये नहीं होगा, ये देखो अगर मैं ऐसे इंक्लाइन करूँ इसको ऐसे, तो टॉप सरफेस के साथ अभी भी ये 90 डिग्री पर है। अगर अलग अलग ओरिएंटेशन दोगे आप, इंक्लाइन का मतलब है कि टॉप सरफेस के साथ वो किसी प्लेन जो एरिया है वो आपका किसी एंगल पर है। तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, तो ऐसे रोटेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, थीटा कौन सा वाला है, ये जो प्लेन सरफेस होगी ये कितने एंगल पर है ना। तो बेसिकली अगर इस एरिया को आगे जाकर के अगर इससे मिलाओगे आप, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट आपको अभी यहाँ पर एज नजर आ रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट को देखोगे ध्यान से, ठीक है, आपने यदि इसका टॉप व्यू लिया है ना, अगर मैंने इसको साइड से देखा तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो पूरा ऑब्जेक्ट कैसा है, वो इस शेप का है, यानी कि कोई भी हो सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान देना, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो सीजी है वो इस जगह पर है ना, ऑब्जेक्ट का सीजी मान लो इस जगह पर है कहीं पर। तो ये बेसिकली आपका इस ऑब्जेक्ट का सीजी है, इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से क्या कहलाती है, एच बार। कैसे मेजर करते हैं, वर्टिकली। ये जो फोर्स लगेगा आपका, जो प्रेशर फोर्स लगेगा, वो कहां पर लगेगा, कहीं ना कहीं पर लगेगा। जैसे मान लो इस जगह पर लग रहा है, ये फोर्स कैसे लगता है हमेशा, फोर्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देखो ध्यान देना, अभी आपने वर्टिकल का केस देखा था तब भी मैंने आपको एफ ऐसे बताया था, जब आपने हॉरिजॉन्टल केस देखा तब भी मैंने आपको सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाया था। अभी इंक्लाइन देख रहे हो तब भी आपका फोर्स कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और फॉर्मूला वापस जब डिराइव करते हैं तो सेम आता है। क्या फॉर्मूला आता है, रो जी ए एच बार। तो अच्छी न्यूज है, तो चाहे कोई सा भी केस आ जाए फॉर्मूला आपका यही लगेगा, रो जी ए एच बार। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस फोर्स की जहां पर लोकेशन होगी उस लोकेशन को मेजर करते हैं कहां से, फ्री सरफेस से। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, इसको कहते हैं एच स्टार, है ना, ये एच स्टार कहलाता है। तो अभी तक लिखो आप जरा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इस केस में भी आपका सेम होगा, रो जी ए एच बार के बराबर होगा। और उसकी लोकेशन के लिए फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। क्या पता है कि आप लोगों को फॉर्मूला एच स्टार का, एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाय एच बार मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद कर लो। सिमिलर तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है जो स्टेप्स मैंने आपको फर्स्ट केस के अंदर दी थी। बस डिस्टेंसेस वहां पर जब आप लोगे तो ये इंक्लाइन चल रहा होगा, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप जो एलिमेंट लेते हो ऐसे लोगे आप। तो बस डिस्टेंस का कन्वर्जन करना पड़ता है, सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, सिमिलर स्टेप्स में आपका रिजल्ट आ जाता है ना। तो मैंने स्किप कर दिया उसको, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे रिजल्ट्स को यूज करना है।
फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों केसेस में सेम, रो जी ए एच बार, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम आए नहीं आए वो अलग बात है ना। क्यों? क्योंकि एच बार की लोकेशन चेंज हो जाएगी ना। अगर आप इसको वर्टिकली रखोगे तो एच बार की लोकेशन अलग हो जाएगी, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रखोगे तो एच बार अलग लोकेशन पर चला जाएगा। फॉर्मूला सेम है, जिस भी लोकेशन पर हो वो मेजर करके डाल देना, ठीक है। एंड ये वाला जो केस है, दिस इज द मोस्ट जनरल केस। आप अगर याद करना चाहते हो तो इसी को याद कर लो, दिस इज द मोस्ट जनरल केस। ये आपका मोस्ट जनरल केस है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट जनरल केस। अब ये मोस्ट जनरल केस कैसे है मैं बताता हूं आपको, है ना। सारे लोग ध्यान दो। अब हम जितने भी हमने फॉर्मूले वगैरह देखे हैं उनको समराइज कर लेते हैं ना, तीनों केसेस को। पहले डायग्राम बना लो आप, ये पूरा डायग्राम। फोर्स का मैग्नीट्यूड रो जी ए इस बार, ठीक है। और एच स्टार यानी कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स की लोकेशन फ्रॉम द फ्री सरफेस, वो कहां पर है? वो है एच बार प्लस आई जी डिवाइड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। हटा दूं क्या? सब लोगों को समझ में आ गया? लिख लिया? चलो देखो, अब ये मोस्ट जनरल केस क्यों है ना, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो व्हाई दिस केस इज द मोस्ट जनरल केस, हम उसके रिजल्ट को देखना शुरू कर देते हैं, है ना। ध्यान दो। तो जो रिजल्ट मैंने अभी अभी आपको बताया था उस रिजल्ट को मैं दोबारा लिखूंगा, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उस रिजल्ट को आप ध्यान से देख लो। ये है आपकी फ्री सरफेस, ये है आपकी इंक्लाइंड सरफेस। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, एंगल ले रहे हैं फ्री सरफेस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से, प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं। कभी हो सकता है वर्टिकल से दे 30 डिग्री, तो आप थीटा अगर फॉर्मूले में रखोगे तो 60 डिग्री रखना, वरना गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान देना। फोर्स आया था आपका इस जगह पर कहीं पर, है ना, ये फोर्स था। फोर्स की जो लोकेशन थी इसको आपने एच स्टार बोला था, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, फोर्स आया था रो जी ए एच बार, और जो एच स्टार आया था उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, दैट इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आया है। देखो तीनों केसेस में फॉर्मूले सेम थे आपके। अगर आप यहां से अगर आप फॉर्मूला बनाओ किसके लिए? वर्टिकल केस के लिए, तो वर्टिकल केस में ये सेम था, सेम फॉर्मूला था फोर्स का, तो ठीक है। और एच स्टार का फॉर्मूला क्या बनेगा? उसके लिए हम थीटा को क्या कर दें, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल केस में निकालना चाहते हैं तो थीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे, और थीटा को 90 पुट करोगे तो साइन 91 हो जाएगा क्या? तो वही फॉर्मूला आ जाएगा क्या जो हमने लिखा था। एच स्टार का जो फॉर्मूला था वो एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाय ए एच बार, ये फॉर्मूला आ गया क्या? यहाँ तो थीटा का कोई रोल ही नहीं था, तो फॉर्मूला सेम रहा, है ना। यहाँ थीटा आपने पुट किया तो 90 डिग्री से पुट किया, तो यहाँ पर ये साइन 91 हो गया और फॉर्मूला वही डिराइव हो गया, ठीक है। अब चलो जरा, अगर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल केस में जाते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल केस में जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल केस के लिए फॉर्मूला क्या सेम रहेगा? क्योंकि थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला में नजर आ रहा है थीटा की कोई टर्म नहीं है ना। यहाँ से यदि चले तो थीटा को क्या डालेंगे हॉरिजॉन्टल में? थीटा विल बी 0 डिग्री, 0 डालोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी क्या? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एच स्टार इज इक्वल टू एच बार, जो आया भी था आपका, दिखाया था मैंने आपको। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ दिस इज द मोस्ट जनरल केस। इससे हम वर्टिकल का केस भी डिराइव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल का भी देख सकते हैं, ठीक है। लिख लो, तो समरी लिख लो, ये जो आपने कंसेप्ट पढ़े उसकी समरी ये है। हॉरिजॉन्टल में थीटा को 0 डिग्री पुट किया, एच स्टार एच बार बन रहा है। तीनों फॉर्मूले आपके एक से ही कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपको बीच वाला फॉर्मूला यदि याद है तो तीनों केसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्लेनर सारा कंप्लीट। अब इसका ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद में हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। नोट करो जरा। क्वेश्चन है,
A rectangular plane surface. A rectangular plane surface is 2 meter wide. A rectangular plane surface is 2 meter wide and 3 meter deep. A rectangular plane surface is 2 meter wide and 3 meter deep. It lies in the vertical plane in the water. It lies in the vertical plane in the water. Determine the total pressure. Determine the total pressure and the position of center of pressure. Determine the total pressure and the position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal. टोटल प्रेशर निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है ना? क्योंकि अगर प्रेशर पूछेगा तो लोकेशन के साथ पूछेगा कि इस जगह पे प्रेशर बताओ. अगर उसने लोकेशन कभी नहीं दी, टोटल भी वर्ड नहीं लगाया, मान लो प्रेशर पूछेगी व्हाट इज द प्रेशर, लोकेशन बताई नहीं उसने, तो आप लोग क्या निकालोगे? टोटल प्रेशर निकालोगे यानी कि फोर्स निकालोगे, है ना? व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल लिखा. एंड इसमें दो केसेस है. पहला केस लिखो, मतलब दो क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन coincides with the water surface. Its upper edge is horizontal and coincides with the water surface. दूसरा केस 2.5 meter below the free water surface. 2.5 meter below the free water surface. चलो ट्राई करो. बहुत बढ़िया. 88.29 किलो न्यूटन. सेकेंड का है 23.54. देखो ढंग से देखो. अगर नीचे जाएगा तो ज्यादा फोर्स आएगा, है ना? तो आपने जीरो गलत जगह पे लगा दिया है. कितना? ठीक है. लोकेशंस भी निकालो, है ना? लोकेशंस भी पूछी थी. जेकी फिगर विगर नहीं बनाया हो तो बनाओ, है ना? आंसर निकालना पहले, ठीक है? प्रायोरिटी नहीं है हमारी, हम क्लासेस में सीख रहे हैं तो हमें डिटेल में सारी चीज़ों को लिखना चाहिए, है ना? जब एग्जाम में करोगे आप डायरेक्टली कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप फिगर विगर के साथ में काम करो. एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? उसका फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद ही रिजल्ट निकालो, ठीक है? चलो देखते हैं जरा. क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस दी है, 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप है. इट लाइज इन द वर्टिकल प्लेन. तो वर्टिकल प्लेन में जब इसको बनाने जाओगे तो ऐसे बनाना है ना. पहले केस में उसने बोला है कि वो टच कर रही है ना? तो टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसका क्रॉस सेक्शन यदि आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है? सारे लोग ध्यान दो, मैंने क्या बनाई है. दो अलग अलग लाइन क्या बताती है आपको, बताओ जरा. एक तो वो व्यू है जो आपको नजर आ रहा है यानी कि लाइन, और एक वो व्यू है जो मुझे नजर आ रहा है. जो मुझे नजर आ रहा है उसको मैंने सामने से यहाँ पे शो कर दिया इधर, है ना? और जो आपको नजर आ रहा है वो भी मैंने व्यू दे दिया, ठीक है? तो ये दो व्यू क्या काम में आएंगे आपके? देखो रेक्टेंगल का सीधी कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच. और इसकी डिस्टेंस कहाँ से? इसकी डिस्टेंस यहाँ से जब आप मेजर करते हो तो ये क्या कहलाता है? ये एच बार कहलाता है, ठीक है? तो एच बार क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल का साइज कितना दिया है? व्हाट इज द साइज? 2 मीटर तो वाइड था, 2 मीटर तो इसकी विड्थ है और 3 मीटर इसकी डेप्थ है. तो एच बार आपको दिख रहा होगा 1.5 मीटर है. क्या आधा हो जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच सीधी रहता है. तो अगर आपको फोर्स बताना है तो फोर्स तो आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा. देखो फोर्स हमेशा नीचे आएगा. क्या सीधी वाली लोकेशन से? क्यों आएगा फोर्स नीचे? क्योंकि एच स्टार फोर्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई एच बार है. तो जहां पे एच बार था, जो डिस्टेंस एच बार थी उससे ज्यादा डिस्टेंस एच स्टार रहने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म को ऐड कर रहे हो आप, ठीक है? समझो इंपॉर्टेंट चीजें सारी, है ना? तो यहाँ पर आप लोग जब इसको निकालोगे तो सबसे पहले तो फोर्स निकाल दो. तो फोर्स कितना? रो जी ए एच बार. लिक्विड कौन सा दिया? वाटर दिया है क्या? ठीक है. क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लिख रखा होगा. जब भी रो लिखने जाओ एफएम के अंदर बार बार देखना पानी है या नहीं है, क्योंकि 80-90% टाइम जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो पानी दिया जाता है. लिखते लिखते आदत ये हो जाती है कि हम जानकारी देखते ही नहीं है कि पानी था या कोई और लिक्विड था. तो जब जब भी मैं रो लिखने जाता हूँ मैं रुकता हूँ, देखता हूँ पानी दिया था क्या, वाटर सरफेस.
है ना। तो पानी दिया है, तो पानी का मतलब है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, तो दैट इज 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाय h बार है 1.5। आंसर आ गया। तो यहां से आपका आंसर आ गया, दिस इज 88.29, ठीक है, 88.29 किलो न्यूटन। यही आएगा किलो न्यूटन में इतना 88.29। एच स्टार निकाला आपने, एच स्टार हो जाएगा एच बार, एच बार कितना है, एच बार है 1.5 प्लस IG, IG कितना, IG है, IG का मतलब होता है इस एक्सिस के पास, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ये वाली जो एक्सिस थी ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपने ऐसी ली थी ना स्ट्रिप डेरिवेशन में, डेरिवेशन में स्ट्रिप ऐसे थी, तो इसी के पैरेलल जो एक्सिस बनेगी उसी एक्सिस के अबाउट आपको आई लिखना है। डेरिवेशन का महत्व ये है कि हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं। जो डेरिवेशन में आपको आई मिला था उसमें एरिया हमने ऐसे लिया था, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ से लिया था, तो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करोगे तो IG इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा। तो कई बार बच्चे सोचे कि सर ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं लिया, सर ऐसे ही क्यों लेते हैं, तो उसका जवाब डेरिवेशन में है ना। तो यहाँ पर BD³ जो एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन होती है वो तो B है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये तो IG हो गया। एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय h बार है 1.5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया 2 मीटर। अब देखो जरा ध्यान देना, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली करने की आदत डालना मत, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, चीजें दिखे आपको हमेशा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर इसका प्रेशर डायग्राम बनाओगे तो प्रेशर डायग्राम ऐसा है, ठीक है, प्रेशर डायग्राम ऐसा है। ये वाला पॉइंट जो था ये परफेक्ट ट्राइंगल प्रेशर डायग्राम बन रहा है आपका, और ट्राइंगल का CG हम जानते हैं। ट्राइंगल का CG अगर टॉप से देखें तो वो कितना था, वो 2h/3 था, ठीक है। तो इस वजह से अगर 2h/3 करते हो, हाइट आपकी 3 मीटर थी, तो 3/3, तो यहाँ से 2 मीटर आ जाएगा। वही आंसर आ गया, तो इतनी कैलकुलेशन से आया। तो जब जब भी आपका जो डायग्राम है बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया है, ट्राइंगुलर अगर डायग्राम बन रहा है, तो ये लगा सकते हो, क्या चीज लगा सकते हो कि h/3 पर लगेगा। दोनों कंडीशन साथ में हो। कौन सी वाली दोनों कंडीशन, कि आपकी दीवार तो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए और ट्राइंगल स्ट्रेस डायग्राम बनना चाहिए, तब जाकर के आप लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब आगे चलो। सुन रहे हो मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। अगर हम यहाँ पर अगर इसी केस में अगर मैं आपको ये ना दे करके अगर मैं ट्राइंगल दे दूं तो 2h/3 पे नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट भी हमारा रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी कि जो कांस्टेंट एरिया है वो वैसा फिगर आपको मिलना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास में ये ट्रायंगुलर स्ट्रेस डायग्राम बनना चाहिए, तब जाकर के इसके CG पर आप लगा दोगे, ठीक है, तो लगा दोगे। अगर मैं क्वेश्चन ही आपको ऐसा देता कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो अगर रेक्टेंगुलर होता, मान लो इस क्वेश्चन में, जिसकी हाइट तो 3 मीटर है और उसकी बेस विड्थ 2 मीटर है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी अगर आप बोले तो 2 मीटर आंसर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। तो क्यों आदत डाले उस चीज की जो आपको गलत करवाएगी चीजें। कम से कम FM में तो मत लगाओ, बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है बार बार सरफेसेस यही दिखे, जैसे इरिगेशन में डैम वगैरह पर फोर्सेस निकालते हैं, है ना, तो फ्री सरफेस से ही आपका गाड़ी स्टार्ट होती है, वहीं से आप बोलते हो कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस पर लगने वाला फोर्स निकालो, तब आप h/3 2h/3 बोलते हुए नजर आते हो, है ना। तो आप हैबिट यही रखो, है ना, FM के अंदर तो कम से कम आप पूरा फॉर्मूला लगा करके लगाया करो, है ना, या फिर आपको पार्ट बाय पार्ट चीजें पता हो तब लग जाएगा। चलो दूसरा वाला केस इसका, दूसरे वाले केस में आपको क्या बोला था इसने बोला था कि बेसिकली जो आपकी फ्री सरफेस है वो कहां पर है, वो 2.5 मीटर, ठीक है, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि 2.5 मीटर बिलो व्हेन इट्स अपर एज, ठीक है, अपर एज हॉरिजॉन्टल भी बोली थी उसने, तो अपर एज जो है वो यहां पर है, और ये आपको बताया हुआ है दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। जो अपर एज है हॉरिजॉन्टल तो पहले बोल ही दिया था उसने, ठीक है, ये ऐसे इंक्लाइन भी हो सकता है, तो उसने पहले ही बोल दिया कि अपर एज कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। उसके अलावा ये 2.5 मीटर की डेप्थ पर है। ये आपको बता रखा था कितनी डायमेंशन दे रखी है, 2 मीटर बाय 3 मीटर, है ना, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। रेक्टेंगल का CG अभी भी यही होगा क्या, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर की यहां से हाइट h बार कहलाती है। तो आपका इस क्वेश्चन में h बार कितना है, वो आ जाएगा 1.5 + 2.5 यानी कि 4 मीटर, है ना। तो इस क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू 4 मीटर, 4 मीटर रख दो, फोर्स की इक्वेशन है ρg h बार, आंसर आ जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन सेम, 10⁻³ 9.81 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, बस h बार चेंज हो गया, 4 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपने लिखा था 1.5,
अब फॉर्मूले के अंदर बस h बार चेंज हुआ क्योंकि h बार इसकी cg की लोकेशन है कहां से, फ्री सरफेस से। बात समझ में आ गई? तो दैट इज इक्वल टू कितना, 235,440 है ना, तो 235.44 किलो न्यूटन, कन्वर्ट करवा देना किलो न्यूटन में, इतना आ जाएगा। इसका अगर आप h स्टार निकालें, अब जो बच्चे जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं वो सीधा सीधा 2h/3 वगैरह लगाते हैं या h/3 लगाते हैं, वो तो सब खत्म, फॉर्मूला लगेगा इसमें, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते समय बस h बार चेंज हुआ बस, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। तो फॉर्मूला लगाते समय ये 4 होगा h बार, आईजी आपका अभी भी उतना है 2 × 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, एरिया आपका अभी भी 2 × 3 है ऑब्जेक्ट का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय h बार अब 4 है आपका। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, कितना रिजल्ट आया, तो दिस इज 4.1875 मीटर, 4.1875 मीटर। आगे क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे के सारे इजी होते हैं, बस आप बेसिक्स को भूलना मत। बेसिक्स क्या है, कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब क्या है, बाकी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बस फिगर के कारण बनता है। अगर आपको यहाँ पे एक क्वार्टर सर्किल दे देंगे तो आप लोग घूम जाओगे फटाफट से। अगर मैं आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर मैं आपको ये क्वार्टर सर्किल दे दूं, ठीक है, या फिर मैं एक हाफ सर्किल दे दूं, हाफ डिस्क दे दूं, सेमी सर्किल दे दूं, तो सेमी सर्किल दे देते हैं तो आपको इसका सीजी पता होना चाहिए। कहाँ पर होता है इसके सीजी, पता है क्या आपको, 4r/3π पर होता है। तो 4r/3π और वो भी 2.5 मीटर बिलो दिया, तो 2.5 मीटर बिलो दिया, तो ये चीज निकालना, ये चीज कैसे निकलेगी, r में से 4r/3π को माइनस करोगे तो ये मिलेगा, दिस प्लस 2.5 करोगे तब। तो अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी बनेगा तो बस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट दे दिया तो उसका सीजी हो सकता है आपको पता भी ना हो, तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कभी कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम दे दी जाए, यानी कि ऐसा डायग्राम दे दे आपको, ठीक है, ऐसा डायग्राम दे दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसका सीजी निकालो। ऐसे नहीं आधी आधी कैलकुलेशन कर लो, ऐसे मत कर देना, नहीं तो उड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई रोजी एच बार इसका लगा दिया, फिर रोजी एच बार इसका लगा दिया, ठीक है, इस पर फोर्स निकाल दिया, उस पर निकाल दिया, ठीक है, तो वो केस आप कर पाओगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन स्पेसिफिक होती है। आप यदि इसमें करना चाहो ना, इसमें कर पाएंगे क्या, आप 2 ऑब्जेक्ट मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, इसका फोर्स निकाल दो F1 उसको कह दो, इस ऑब्जेक्ट को अलग मानते हुए इस पे F2 निकाल दो, दोनों को जोड़ दो F1 + F2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी लोकेशन निकाली H1 स्टार और इसकी लोकेशन निकाली H2 स्टार, तो वो हलवा फॉर्मूला लगा करके रिजल्टेंट H स्टार निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका वो है, ठीक है, बात समझ में आ रही, ऐसे हम कर पाएंगे। क्लियर है, पता है? चलो आगे चलते हैं। अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्योंकि सॉल्व में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं ये वाले, है ना, तो उसके बाद आप कर पाते हो आराम से। तो अभी आपका ना जब क्लासेस कर रहे हो तो उस टाइम पे इजी क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक के जो इजी क्वेश्चंस है वो, ऐसा नहीं हो कि उसमें टॉपिक में किसी दूसरे सब्जेक्ट के कंसेप्ट चल रहे हो और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ना हो और आप जबरदस्ती डिमोटिवेट हो जाए कि सर हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। वो टॉपिक तो आता है, लेकिन जो उसमें कैलकुलेशन हो रही है वो हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत डिटेल में आए, है ना। तो इस वजह से अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी रखो अभी सीखते समय, ठीक है। जब पूरे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना तब बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे आप, ठीक है। नोट करो, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन लो। A pipeline which is 4 meter in diameter, a pipeline which is 4 meter in diameter contains a gate valve. A pipeline which is 4 meter in diameter contains a gate valve. Contains a gate valve. The pressure at the center of the pipe. The pressure at the center of the pipe. एनवायरमेंट में पढ़ते हो ना आप, गेट वॉल्व, ठीक है, ये है बेसिकली, ये डिस्क होगी यहाँ पर पाइप के। पाइप में अगर गेट लगेगा तो वो कैसी शेप का होगा, सर्कुलर ही होगा। गेट मतलब दरवाजा लग गया, वो दरवाजा अगर इस पोजीशन में है और पाइप ऐसे है तो दरवाजा बंद है, और ये दरवाजा ऐसे घुमा दो तो कैसा हो जाएगा, पानी निकलने के लिए रास्ता, है ना। तो कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके का गेट मिल रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, नोट करो। दिस कंटेन्स अ गेट वॉल्व, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप, जो सेंटर है ना पाइप का, ये सेंटर है पाइप का, इस सेंटर ऑफ द पाइप पर जो प्रेशर है इस जगह का, वो प्रेशर बता रखा है। दिस प्रेशर इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन per centimeter square. If the pipe is filled with the liquid, if the pipe
is filled with the liquid of a specific gravity 0.87. If the pipe is filled with the liquid of a specific gravity 0.87, find the force exerted by the liquid. Find the force exerted by the liquid. आपको बताना है कि इस लिक्विड ने इस पर कितना फोर्स लगाया है ना. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द गेट एंड आल्सो फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर. And also find the center of pressure. Find the force exerted by the liquid on the gate. Find the force exerted by the liquid on the gate and also find the center of pressure. कर पाएंगे क्या क्वेश्चन? कैसे करेंगे, क्या होगी आपकी फर्स्ट स्टेप बताना जरा. हाँ, क्योंकि हमारा जो ये कंसेप्ट है ना, ये फोर्सेस निकालने का हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, वो हमारा है, उसमें फ्री सरफेस हमें पता होती है. यहाँ फ्री सरफेस पता है क्या, यहाँ तो आपके पास में प्रेशर में फ्लो हो रहा है और प्रेशर आपको बता रखा है. तो ये जो प्रेशर है ये कितने इक्विवेलेंट हेड के बराबर है वो निकालना पड़ेगा. जैसे यहाँ का प्रेशर अगर पता हो और फ्री सरफेस मान लो यहाँ हो और इस फ्री सरफेस की हाइट को अगर मैं h बोल दूं तो इस जगह का प्रेशर रो जी होता है ना, तो इसको बराबर कर दो. प्रेशर जो गिवन प्रेशर है इस प्रेशर को रो जी एच के बराबर कर दो, तो क्या इक्विवेलेंट हेड पता लग जाएगा. तो सेंटर से इसका जो सीजी है इस सर्कुलर गेट का वो यहीं पर होगा क्या, सेंटर पर. तो सेंटर का अगर फ्री सरफेस से हेड पता हो, इसी को एच बार कह देंगे क्या, ये एच बार हो जाएगा. काम खत्म, सारी क्वांटिटीज आ जाएगी. क्योंकि जब हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे रो जी ए एच बार या फिर एच स्टार वाला फॉर्मूला, उसमें हमने फ्री सरफेस ली थी. यहाँ फ्री सरफेस दे नहीं रखी है, क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है. तो ये प्रेशर कितने इक्विवेलेंट फ्री सरफेस की हेड के बराबर है वो हमको देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम हेड निकाल पाएंगे क्या, बताना जरा. तो प्रेशर जो गिवन था क्वेश्चन में 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनटू 10 रेज़ टू दी पावर क्या आ जाएगा 4. दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आ गया. देखो न्यूटन और मीटर में पहला काम होगा, हाथ तो हाथ न्यूटन और मीटर में काम करो, है ना. तो न्यूटन और मीटर में काम कर रहे हैं. देखो सोम में, आरसीसी में और स्टील में मैक्सिमम टाइम न्यूटन और एमएम में काम करते हो. अब फ्लूइड में जब आप पढ़ रहे हो न्यूटन और मीटर में काम कर रहे हो. जब आप सॉइल में पढ़ोगे तब भी न्यूटन और मीटर में काम करोगे, किलो न्यूटन और मीटर में, है ना. तो सब्जेक्ट्स की यूनिट्स को ध्यान रखा करो. ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हो किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में काम करते हो, है ना. चलो रो जी एच बताओ. रो कितना, रो कितना, ये रहा 1000 मत लिखो, सीधा 870, है ना. एस जी दिया हुआ है, तो एस जी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी लिक्विड की 870 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एच. तो यहाँ से एच आ गया क्या आप लोगों का. ये इतने मीटर की मैं इसको रीड कैसे करते हो पता है क्या. दिस इज हाउ मच इज द एच. एच आ रहा है 5.96. अच्छा 22, ऐसे कौन बोलता है 22.96. आधी हिंदी आधी अंग्रेजी है. लो 22.96 है ना, 22.96 मीटर. ठीक है 22.96 है, यही लिखा हुआ मेरे पास. गलत है कहीं ना कहीं 10 छोड़ दिया तुमने. 2.2 आ रहा है, बोल भी रहा है. 22.96 मीटर. सुनो 22.96 मीटर आएगा, दोबारा चेक कर. हाँ ठीक है, 4 मीटर तो डायमीटर ही है. ठीक है, लॉजिक है. 22.96 मीटर है ना, तो ये एच आ गया. सुनो अब एच आने के बाद में कहानी सारी सेम है, कहानी सारी सेम है ना. तो आप फोर्स निकाल सकते हैं क्या. ये इतना बड़ा एरिया है आपके लिए, सोचो जरा. अब पाई वाइप को भूल जाओ. ठीक है, अब आपके पास में इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पर फ्री सरफेस है, कैलकुलेशन कर दो दोबारा. तो ये आपके पास में यही टर्म क्या बनेगी, एच बार. और एच बार आया आपका 22.96 मीटर. क्या करेंगे फोर्स निकालते समय, फोर्स निकालोगे रो जी ए एच बार. ठीक है, लगाओ जरा. रो कितना लिक्विड का 870 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय ए पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर. डायमीटर कितनी दी थी, 4 मीटर है ना. डायमीटर 4 मीटर दिए तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच बार 22.96. सारा काम न्यूटन और मीटर में, है ना. तो ये आ जाएगा फोर्स न्यूटन में. ठीक है, तो आंसर यहाँ से जो मेरे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2465500. थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये न्यूटन में आ रहा है और मेगा न्यूटन में देखें तो 60 के बाद में लगा दो ना, 2.465 मेगा न्यूटन.
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे पूछा था कि फोर्स कितना आएगा, फोर्स इतना आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बता सकते हैं क्या, निकालो। हाँ सही है, एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। ये जो गेट होगा वर्टिकल पोजीशन में है क्या, गेट वर्टिकली रखा हुआ है, इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। तो एच बार कितना, एच बार था 22.96 है ना। आई जी लिखाओ, आई जी कितना होगा बताओ इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लेनी है इस टॉपिक में ना, एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लेनी है, फ्री सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगी हमेशा, है ना। बताओ, तो दिस इज इक्वल टू आई जी, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 64। पता है ना आपको, डायमीटर से गुजरती हुई कोई सी भी एक्सिस ले लो, उसके अबाउट पाई बाय 64 d4 है, मल्टीप्लाइड बाय 4 raised to the power 4, डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h बार 22.96। आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 23.031, है ना, 23.031 मीटर। दिस विल बी द आंसर, खत्म। तो यहाँ बच्चे ना कई बार स्टार्ट जब करते हैं तो वो एक तो टॉपिक की पकड़ भूल जाते हैं। जब जब भी आपसे फोर्स पूछेगा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, फोर्स का फॉर्मूला रो जी एच बार है, और पोजीशन सेंटर ऑफ प्रेशर यदि पूछे तो एच स्टार का फॉर्मूला ये है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से एच बार निकालें। तो एच बार निकालने के लिए हम अपने डेरिवेशन में जाओगे तब पता चलेगा कि सारे डेरिवेशन फ्री सरफेस को लेकर के थे। तो हमें इसकी फ्री सरफेस ढूंढनी है। तो प्रेशर अगर सेंटर पर दे रखा है तो उसके इक्विवेलेंट फ्री सरफेस यहाँ पर है। बात समझ में आ गई, काम कर लिया आपने, हो गया, ठीक है। फिर से अगर इस क्वेश्चन को यदि करना है तो या तो कोई बच्चे वो कर पाते हैं जो सीधा सीधा रटा हुआ होता है, देखा हुआ होता है, ठीक है, या फिर वो बच्चे कर पाएंगे जिनको डेरिवेशन पता है कि हमें एक बार निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, वहां से हमारा काम हो जाएगा। चले आगे चले, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट लिखो।